हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसे हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे तथा इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो के हम लोग अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है। ठीक है, प्रश्न हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखिएगा ध्यान से। किस बल के कारण नदी के पानी में क्या होता है, बहाव होता है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल और चौथा है घर्षण बल। ठीक है, ये 4 बल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। घर्षण बल के कारण ही क्या होता है, नदी के पानी में बहाव होता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो अगर नदी के पानी में अगर क्या नहीं होगा, घर्षण बल नहीं होगा, नदी के पानी में अगर घर्षण बल नहीं होगा तो जो नदी का पानी है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, वह एक ही जगह पर क्या रहेगा, रुका रहेगा। लेकिन घर्षण बल के कारण ही नदी के पानी में क्या होता है, बहाव होता है। इसलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसका सूत्र है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है इसलिए होता है, या फिर तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, दूसरा है, या हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, या फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसीलिए प्रदूषक होता है। ठीक है ना, और यह हमारे शरीर पे काफ़ी हानिकारक होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। मस्तिष्क को कहा जाता है, या फिर अग्नाशय को, या फिर यकृत को, या फिर हृदय को। तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो होगा सही, यानी कि जो यकृत है इसे जिगर भी बोलते हैं, इसे लीवर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यकृत जो है वो मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे यकृत के बारे में, अगर जानना चाहें तो हम आपको बता देते हैं। जो यकृत होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। जो यकृत होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तथा यहाँ पर अगर हम बात करें यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेप्टोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को हम लोग हेप्टोलॉजी कहा जाता है, तथा यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी में से उत्पन्न होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पानी में जो उत्पन्न होते हैं यानी कि जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं उसमें जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, और जो चौथा है वो है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में जो बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जो उसमें चमक होता है, इसी प्रक्रिया के कारण होता है। अतः जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, संकवाकार, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, जो कारों की हेडलाइट में दर्पण का प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवतल दर्पण होता है जो कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? सी वाला ऑप्शन यानी कि ए तथा बी दोनों, सूक्ष्म तरंगे और माइक्रोवेव्स। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म तरंगे जो हमारा है वो सही है। मतलब कि जो मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग होता है वो सूक्ष्म तरंगों को उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स दिया गया है इसे हम सूक्ष्म तरंगे यानी कि सूक्ष्म तरंगों को माइक्रोवेव्स भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी सूक्ष्म तरंगों के स्थान पे माइक्रोवेव्स हिंदी में लिख के ऐसे दे देता है माइक्रोवेव्स। एग्ज़ाम में क्या होता है, माइक्रोवेव्स को हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए हम यहाँ पे जानेंगे सूक्ष्म तरंगों को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोवेव्स कहा जाता है। और मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक यानी कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था? जे थॉमसन थे, या फिर मैक्सवेल थे, माइकल फैराडे थे, या फिर क्रिश्चियन हाइगेंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था वो हाइगेंस ने दिया था। एक जर्मन विद्वान थे, उनका नाम हाइगेंस था। सन 1678 ईस्वी में, किसमें? 1678 ईस्वी में एक जर्मन विद्वान हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बिंदु चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो है गामा किरणें, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदु चुंबकीय तरंगों का यानी कि जो गामा किरणें हैं इसका पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यानी कि SNS। ठीक है, उपर्युक्त दोनों, या हमारे ऑप्शन जो सी है वो सही है, यानी कि जो हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है वो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र, इसे हम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम SNS से क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, थायरॉक्सिन पहला ऑप्शन है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा है एस्ट्रोजन। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मानव शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है, वो होता है इंसुलिन। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में हार्मोन जो होता है यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। मनुष्य में होता है, या फिर कॉकरोच में, या फिर चूहे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कॉकरोच में होता है, यानी कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ड्यूरोमीटर या फिर डायगोमीटर। तो समय मापने के लिए हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, काजू का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पे बता देते हैं, ऑप्शन हमारा दिया गया है, पहला जो है एनाकॉर्डियम अरोमेटिकम, ये हमारा सही है, यानी कि जो काजू का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एनाकॉर्डियम
अरोमेटिकम। ठीक है, इसी के साथ साथ हम शेष विकल्प को भी देख लेते हैं जो हमारे और भी ऑप्शन में दिए गए हैं। दूसरा हमारा है पपवर सोमनिफेरुम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका बात करें तो ये हमारा अफीम का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? अफीम का है। ठीक है, तीसरा है पुनस अर्मेनिका। ये हमारा तीसरा है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो तीसरा वाला दिया गया है पुनस अर्मेनिका, ये बादाम का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? बादाम का हो गया। इस प्रकार से हमने जाना जो काजू का वैज्ञानिक नाम है वो है एनाकॉर्डियम एरोमेटिकम। पपवर सोमनिफेरुम ये अफीम का वैज्ञानिक नाम है, और जो तीसरा दिया है पुनस अर्मेनिका ये बादाम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए देखते हैं। तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एरेकिस हाइजोपिया, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और जो पहला ऑप्शन दिया गया है धियासाइनेनिसस, ये हमारा चाय का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? चाय का हो गया। दूसरा तो है ही मूंगफली का वैज्ञानिक नाम यानी कि एरेकिस हाइजोपिया। तीसरा है ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम, ये हमारा है, तो ये जो है वो तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ए वाला वो हमारा सही हो जाएगा। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं शेष ऑप्शन की। तो यहाँ पे विटियस दिया गया है। विटियस जो होता है वो अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? अंगूर का वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, कोको न्यूसीफेरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोको न्यूसीफेरा, ये होता है नारियल का वैज्ञानिक नाम। ये हो गया नारियल का वैज्ञानिक नाम। इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन यानी कि मैग्नीफेरा इंडिका है वो आम का वैज्ञानिक नाम हुआ, विटियस अंगूर का हो गया, और कोको न्यूसीफेरा ये हमारा नारियल का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए,